गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा 2004 में आए हुए प्रश्नों का। 2004 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी कुल संख्या 63 है, जिसमें से आज हम प्रथम भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 का विश्लेषण करेंगे। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। जो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र होता है, उस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप जानते हैं कि मूल रूप से 4 विषय आते हैं: राजनीति, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र। उस प्रश्न पत्र में जो 4 प्रश्न होते हैं पहले भाग में, उनमें से एक प्रश्न जो है नागरिक शास्त्र का होता है। तो प्रथम भाग में प्रश्न 1 में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो यहाँ पर राजदूत है, ये की जाती है, प्रधानमंत्री है, की जाती है, महान्यायवादी की जाती है, किंतु उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। क्यों? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है, वस्तुतः यह अमेरिका से लिया गया है। जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वे निर्वाचित हों या फिर मनोनीत हो। यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। प्रत्येक जो सांसद होता है उसका मत मूल्य 1 होता है। चुनाव में जितने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़े हैं, उतने उम्मीदवारों को जो मतदाता है यानी सांसद है, वह मत वरीयता के आधार पर 1, 2, 3, 4 करके देता है। संसद के समस्त सदस्यों की संख्या भागे 2 + 1 जोड़ करके कोटा निकाला जाता है। इस कोटा के बराबर यदि प्रथम वरीयता का कोई उम्मीदवार मत प्राप्त कर लेता है तो उसे उपराष्ट्रपति के रूप में विजयी घोषित किया जाता है। किंतु यदि उम्मीदवार जो प्रथम वरीयता के मत को कोटा के बराबर नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे कम मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार है, उसे गणना से बाहर कर दिया जाता है और उसके द्वितीय वरीयता के मतों को अन्य उम्मीदवारों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कोटा के बराबर किसी उम्मीदवार को मत प्राप्त नहीं हो जाता है। तो इस तरह से वह निर्वाचित कर दिया जाता है। आपने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को भी जाना। अब हम आते हैं भाग 2 पर। भाग 2 में पहला प्रश्न है कि एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल कहा जाता है
जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है इसके द्वारा। यानी समवर्ती सूची में वह कौन सा विषय है जिस पर निम्न में से कानून कौन बनाएगा कि वे समवर्ती सूची के विषय कहे जाएंगे। ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय और राज्य सरकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसमें राज्य सरकार नहीं होगा, राज्य सरकार नहीं होगा, केंद्रीय सरकार नहीं होगा। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची संविधान के अंतर्गत है जिस पर केंद्र यानी संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, यह उत्तर सही होगा। भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 3 सूचियों की बात की गई है। पहली है संघ सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार संघ को होता है। दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार अधिकतम राज्य का होता है। और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय जो केंद्र सूची था उसमें कुल 97 विषय शामिल किए गए थे। जो राज्य सूची था उसमें कुल 66 विषय शामिल किए गए थे। और जो समवर्ती सूची थी उसमें कुल 47 विषय शामिल किए गए थे। किंतु वर्तमान में संशोधनों के द्वारा इनकी संख्या घट बढ़ गई है। तो वर्तमान में इनकी संख्या संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जिसमें बाद में वन, वन्य जीव, मापतौल, न्याय प्रशासन और शिक्षा को जोड़ा गया है। समवर्ती सूची का जो भारत में प्रावधान किया गया है यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची जो है इसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। यदि एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना देते हैं तो केंद्र यानी संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा। एक स्थिति ऐसी भी बनती है जब कोई राज्य किसी समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बना देता है तथा उस पर वह राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाता है तो वहां पर राज्य के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा, किंतु संसद उसमें कभी भी संशोधन कर सकती है। प्रश्न संख्या 3, संविधान के अनुसार भारत है एक। भारत एक कैसा राज्य है? पहला संघी, दूसरा एकात्मक, तीसरा राज्यों का संघ, चौथा अर्धसंघी। यहां पर पूछ रहा है कि संविधान के अनुसार, यानी संविधान में भारत को कैसा राज्य कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो आइए देखें कैसे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। एक राज्य होने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। भारत की जो इकाइयां हैं उनको राज्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। किंतु ये जो भारत की इकाइयां जो राज्य हैं वे राजनीति शास्त्र के अंतर्गत वास्तव में राज्य नहीं माने जाते हैं,
क्योंकि उनमें संप्रभुता का तत्व नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं। पहला है केंद्र और इकाइयों के बीच, दूसरा है विधायिका के दोनों सदनों के बीच, तीसरा है कार्यपालिका और विधायिका के बीच, चौथा है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच। हम लोगों ने अध्ययन किया है कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र यानी संघ और राज्य के बीच बटी होती हैं। तो इसमें पहला उत्तर क्या होगा? सही होगा। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, किंतु राज्यों का संघ कहने के पीछे जो मंशा रही है वह शक्तियों का केंद्र और राज्यों में बंटवारा है। केसी हियर संघीय व्यवस्था के विद्वान हैं। ये कहते हैं कि संघीय सिद्धांत का अर्थ सत्ता विभाजन की ऐसी पद्धति से है जिसमें सामान्य और क्षेत्रीय अपने क्षेत्रों में साथ रहते हुए भी स्वतंत्र और समपदस्थ होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। यानी नीति निर्देशक जो तत्व हैं भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं? जापान, आयरलैंड, फ्रांस और रूस। तो यहां उत्तर होगा आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये प्रवर्तनीय नहीं है। इसके पीछे जो कारण है कि यदि इनका उल्लंघन राज्य करता है तो आप न्यायालय में राज्य के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते। किंतु यह जो नीति निर्देशक तत्व है यह राज्य के ऊपर कुछ कर्तव्यों को थोपता है, लागू करता है कि राज्य लोक कल्याणकारी दिशा में अपने कदम को बढ़ाएगा। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कुछ अनुच्छेद हैं जो विशेष हैं और परीक्षाओं के दृष्टि से उपयोगी हैं। पहला है अनुच्छेद 39 घ। यह अनुच्छेद क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। अगला है कि 39 का अनुच्छेद सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 43 का यह महत्वपूर्ण है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 45 है, यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध की बात करता है। और एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 48 का, यह पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 50 है, यह भी महत्वपूर्ण है, यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण की बात करता है। एक अनुच्छेद और भी है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने की बात करता है। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 क्या है? यदि राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वह अपना त्याग पत्र किसे भेजेगा? तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा भारत के
मुख्य न्यायाधीश, तीसरा उपराष्ट्रपति, चौथा लोकसभा अध्यक्ष। इसमें जो उत्तर सही होगा वह सही होगा उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा, तथा अनुच्छेद 56(2) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि इसकी सूचना यानी त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देगा। हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। भारत में एक निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान है, क्योंकि भारत एक गणतंत्र है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है और यह आनुपातिक पद्धति की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा तथा संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है। तो राज्य के विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए राज्य की जो कुल जनसंख्या होती है उस जनसंख्या में उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। जो भागफल आता है उसमें 1000 का गुणा कर दिया जाता है, तो उससे एक राज्य विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकल आता है। इसी तरह से संसद के निर्वाचित एक सदस्य का जो मत मूल्य जब निकाला होता है तो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों का जो मत मूल्य है उनको जोड़ लिया जाता है और उसमें जो संसद है, संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो जो संख्या प्राप्त होती है वह संसद के एक सदस्य का मत मूल्य होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके अंतर्गत जब कोई भी मतदाता अपना मत देने जाता है तो वह अपना सारा मत एक ही उम्मीदवार को देता है। जैसे किसी संसद सदस्य का मत मूल्य यदि 100 है तो ऐसा नहीं है कि 50 एक उम्मीदवार को देगा, 25 एक उम्मीदवार को देगा, 25 दूसरे को देगा, ऐसा नहीं है। उसको अपना समस्त मतों को एक ही को देना होगा तथा मतदान वह दे रहा है तो वह जो है वरीयताएं लिखता है। अगर 3 उम्मीदवार हैं तो वह 1 2 3 यानी उसको 3 मत देने का अधिकार होगा। पहले को प्रथम वरीयता, दूसरे को दूसरी, तीसरे को तीसरा। इस तरह से जब मतगणना होती है तो मतगणना में जो प्रथम वरीयता के मत किसी उम्मीदवार को प्राप्त होते हैं, यदि वह 50% कोटा से अधिक होता है तो उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि 50% से अधिक वह मत नहीं पाता है तो जो उम्मीदवार सबसे कम पाया है उसके द्वितीय मत को जो है वरीयता के मत को ट्रांसफर कर दिया जाता है अन्य उम्मीदवारों में। तो जो उसके बराबर यानी कोटा के बराबर मत प्राप्त कर लेता है, बहुमत के बराबर मत प्राप्त कर लेता है, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था है, उसका एक अध्यक्ष होता है। तो वह प्रधान कौन होगा? एक राष्ट्रपति, एक अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, मंत्रिमंडल का एक मंत्री। तो यहाँ उत्तर होगा एक अध्यक्ष। भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, वह संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष होता है। आप देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में यह प्रावधान किया गया है
कि संघ के लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष के लिए होता है, या फिर 65 वर्ष जो पहले हो जाए। जो इसका अध्यक्ष होता है वह त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसे केवल कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। इस पर आरोप लगता है, इस आरोप की जांच न्यायालय करता है, तथा वह कौन न्यायालय होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। तब जो है अनुच्छेद 145 के अधीन विहित प्रक्रिया के आधार पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। 8वां प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर आप देखिए मंत्रिपरिषद की बात की गई है, यानी संसदीय शासन व्यवस्था की बात कही जा रही है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद होती है वह निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर उत्तर होगा लोकसभा। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है, तो भारत में जो मंत्रिपरिषद होता है वह निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के कुछ मंत्रिपरिषद के संदर्भ में अनुच्छेद हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उसे आप ध्यान पूर्वक देखिए। पहला है 74(1). 74(1) क्यों महत्वपूर्ण है? 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और राष्ट्रपति इसी मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर कार्य करेगा। और जो मंत्री परिषद होगा इसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है। यदि मंत्रिपरिषद सलाह को मान भी सकता है या बिना सलाह के भी उस प्रस्ताव को, उस सलाह को राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को उसको मानना होगा। अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 75(1) का यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा। तो इसमें कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी वह सदन के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह क्या इसमें कहा गया है? 75(1) का के अधीन कहा गया है। 75(3) भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसमें कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। प्रश्न संख्या 9 है, कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? 30 दिन, 14 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो इसमें उत्तर होगा 14 दिन, क्योंकि यहाँ पर निश्चित विधेयक की बात कही गई है। निश्चित विधेयक को धन विधेयक भी आप कह सकते हैं। धन विधेयक एक निश्चित विधेयक होता है। इस विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, स्वीकृत कर सकती है या अस्वीकृत कर सकती है। जो विधेयक होते हैं मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य विधेयक होता है, दूसरा धन विधेयक होता है, तीसरा संविधान संशोधन विधेयक होता है। जो सामान्य विधेयक है, इस सामान्य विधेयक को
रोकने की जो क्षमता राज्यसभा को होती है वह 6 माह होती है। 6 माह के अंदर वह जो है संशोधन सहित या संशोधन रहित लोकसभा को वापस कर देती है। यदि वह वापस नहीं करती, 6 महीना बीत जाता है, तब क्या स्थिति होगी? तब जो है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इस संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा की संख्या बल ज्यादा होने के कारण अंततः निर्णय या जीत लोकसभा की ही होती है। धन विधेयक के संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत यह कहा गया है कि अनुच्छेद 110 में निहित जितने भी विषय हैं, यदि उन विषयों में से कोई बात है धन के संबंध में तो वह धन विधेयक कहलाएगा, किंतु कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निश्चय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक जो होता है वह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, जबकि सामान्य विधेयक को लोकसभा राज्यसभा किसी में प्रस्तुत किया सकता है। तो यहां पर जो धन विधेयक है इसके संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन रोकने की शक्ति है। यदि वह 14 दिन तक समय बीत जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि विधेयक पास हो गया है। एक बात और धन विधेयक के साथ आती है कि वित्त विधेयक। यह जो वित्त विधेयक होता है यह सामान्य विधेयक की तरह ही होता है। इसमें कर व्यय से संबंधित बातें तो होते हैं, किंतु यह धन विधेयक नहीं होता है। तो वित्त विधेयक के संदर्भ में जो राज्यसभा की शक्तियां हैं वो सदन विधेयक के समान है। प्रश्न संख्या हम 10 पर आते हैं कि यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो क्या होगा? पहला है दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। दूसरा है राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है। तीसरा है राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। चौथा है लोकसभा को राज्यसभा के राय की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रश्न में जो उत्तर होगा वह तीसरा सही होगा। राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को ज्यादा शक्तियां हैं। यदि इनमें परस्पर गतिरोध होता है, राज्यसभा धन विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ लोकसभा को भेज सकती है। लोकसभा उसे स्वीकार भी कर सकता है, उसे अस्वीकार भी कर सकता है। अब प्रश्न संख्या 11 आता है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कौन सी बात इसमें ऐसी लिखी गई है राज्यसभा के बारे में ठीक है। इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होते हैं। इसके सदस्यों में से 1/3 प्रत्येक 3 वर्षों में रिटायर होते हैं। इसके सदस्यों में से 2/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होते हैं। इसके सदस्यों में से 2/3 प्रत्येक 3 वर्षों में रिटायर होते हैं। इसमें जो उत्तर है इसके सदस्यों का 1/3 2 वर्षों में रिटायर होते हैं। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। जो निम्न सदन है उसे लोकसभा कहा जाता है, जो उच्च सदन है उसे राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है, किंतु राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। वर्तमान में जो राज्यसभा है इसकी सदस्य संख्या कुल 245 है,
यद्यपि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। जो संख्या 245 है, इस 245 संख्या में 243 का निर्वाचन होता है और यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। यह इसमें जो है राज्य विधानसभा के सदस्य जो है भाग लेते हैं। राज्यसभा में इस तरह से चुनाव प्रणाली अपनाए जाने के पीछे जो उद्देश्य अल्पसंख्यक जो दल हैं, समुदाय हैं, उनको प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। 3 राज्य दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 संघ शासित राज्य हैं। इन संघ शासित राज्यों में जो है वह क्या है, विधानसभा है, शेष में नहीं है। राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है और ये जो सदस्य होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र के पुरोधा होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नामित करता है। प्रश्न संख्या 12 पर हम आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की एक सीट नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहां होगी, इसका निर्णय कौन करता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा कानून मंत्री, तीसरा मुख्य न्यायाधीश और चौथा मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह पर। तो इसमें जो उत्तर होगा वह चौथा सही होगा, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ होगी वह कहाँ होगी, दिल्ली में होगी। लेकिन दिल्ली के अलावा भी इसकी पीठ कहीं और भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से सुनवाई कहीं भी कर सकता है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके शीर्ष पर जो है सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय है, उसके नीचे जिला न्यायालय है और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना राज्यों में होती है। जो जिला न्यायालय हैं या वे जिला में स्थापित होते हैं और अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय के अधीन होता है। और अधीनस्थ न्यायालय जो होता है भारतीय न्याय प्रणाली की संरचना में यह अंतिम स्तर का न्यायालय होता है। और अधीनस्थ न्यायालय ये सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। तीसरा, उसके सफलतापूर्वक पास हो जाने के बाद सहमति आवश्यक है। चौथा, राज्यसभा किसी भी विधेयक को प्रस्तुत कर सकती है। तो इसमें जो उत्तर है धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। ऑप्शन 2 सही है। धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। धन विधेयक के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 110 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अब यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसको प्रमाणित कौन करेगा? तो इसको लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। प्रश्न संख्या 14 है कि राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहते हैं। दूसरा है मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है। तीसरा है संसद का सत्र चालू नहीं है। चौथा जो है संसद इसके लिए उन्हें एक विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करता है। तो इसमें प्रधानमंत्री ऐसा करने को कहता है, गलत है। मंत्रिपरिषद के सलाह से ही अध्यादेश
लागू किया जाता है, किंतु ये लागू तभी हो सकता है जब तीसरा संसद का सत्र चालू नहीं होता है। संसद का सत्र नहीं रहने पर ही जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। इसमें उत्तर जो है तीसरा सही होगा। आइए देखिए कैसे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को संसद के सत्र में न रहने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। यानी राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद सत्र में ना हो। इसके साथ एक शर्त है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र नहीं है, अध्यादेश जारी कर सकता है, तभी जारी कर सकता है जब मंत्रिमंडल ने उसे सलाह दिया हो। और राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। यह अध्यादेश जो है राष्ट्रपति स्वयं कभी भी वापस ले सकता है, या जब संसद आरंभ होती है और 6 सप्ताह का समय बीत गया है तो वह अध्यादेश स्वयं समाप्त हो जाता है। यदि 6 सप्ताह के भीतर संसद का अधिवेशन होता है और उस पर कानून बना देते हैं तो वह कानून बन जाता है। जो अध्यादेश है यह वस्तुतः इसकी जो अवशेष है यह कहाँ से लिया गया है? यह भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। प्रश्न संख्या 15 है, आप देखिए। एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापति तो कौन करता है? तो यहाँ पर एक चीज आप जान लीजिए कि जो विधानसभा है उसके संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान में नहीं है, किंतु प्रत्येक चुनाव के प्रथम सत्र को जो है संयुक्त सत्र को राज्यपाल संबोधित करता है। भारत में जो है केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, शेष राज्यों में विधान सभा है। तो आप यहाँ देखें कि एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व तो कौन करता है? तो यहाँ पर जब भी कोई दोनों सदनों का अधिवेशन होगा या संयुक्त सत्र होगा तो उसकी अभिभाषण तो राज्यपाल करेगा, किंतु अध्यक्षता वह करता है विधानसभा अध्यक्ष। तो इसमें उत्तर होगा विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा के संयुक्त सत्र का अधिवेशन हम एक तरह से कह सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के अनुच्छेद 176 में यह प्रावधान है कि साधारण निर्वाचन के प्रथम सत्र यानी पहला सत्र जो होता है उसके आरंभ में दोनों सदनों को राज्यपाल अभिभाषित करता है या अभिभाषण देता है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें जो है केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, शेष राज्यों में क्या है? विधानसभा है। जो विधान परिषद वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। जो विधान परिषद है यह एक अस्थाई सदन है और यह एक उच्च सदन है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्यों की संख्या सबसे अधिक यानी 100 है और तेलंगाना का सबसे कम यानी 40 है। आप देखिए कि चूंकि विधान परिषद जो है एक अस्थाई सदन है और इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। इसके सदस्य भी उसी तरह प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। इनका भी उसी प्रणाली से जो है निर्वाचन होता है जैसे राज्यसभा का होता है। विधेयकों के संबंध में 2 तरह के विधेयक जो हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। साधारण विधेयक के संबंध में इसकी शक्तियां राज्यसभा से कुछ अलग है। क्या अलग है? कि जहां राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है
वहीं पर जो है जो विधान परिषद है वह 3 माह तक रोक सकती है। 6 माह के बाद राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, किंतु यहाँ संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। यह दूसरी बार विधानसभा विधान परिषद में भेज देती है तो उसे मात्र 1 माह तक रोक सकता है। यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, इसलिए जो है केवल विलंबकारी शक्ति ही विधान परिषद को है। यानी विधेयकों के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान राज्य के विधान मंडलों में या विधेयकों के संदर्भ में नहीं है। तो इस तरह से आपने इसको देखा। प्रश्न संख्या 16 है, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है के लिए विधि निर्माण किया जाता है इनके द्वारा। तो यानी जो संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनमें विधायिका नहीं है, वे कानूनों का निर्माण वहां कैसे होता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, संघीय मध्य परिषद, संसद। तो वहां पर कानूनों का निर्माण कौन करता है? संसद करती है। संघ राज्य क्षेत्रों में जहां विधानसभा नहीं है वहां के लिए कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद में होता है। भारतीय संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में प्रशासन करने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 239 में है, जिसमें कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं करेगा या अपने प्रशासकों के माध्यम से चलाएगा। भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभाएं हैं। और जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी का जो राज्यपाल है उसे उपराज्यपाल कहा जाता है। लद्दाख यहाँ के भी उपराज्यपाल कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ का भी राज्यपाल कहा जाता है। किंतु लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दादर तथा नगर हवेली, दमन दीव के राज्यपाल को प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। 17वां प्रश्न है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? पहला है राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, दूसरा है भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, चौथा है भारत का महान्यायवादी। तो इसमें जो उत्तर होगा राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से कहता है अनुच्छेद 239 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 18 है, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है। कब बैठती है? उनकी इच्छा होती है, दोनों के बीच कोई एक असहमति होती है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं, उन्हें 5 वर्ष में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा दोनों के बीच जब असहमति होती है। लोकसभा और राज्यसभा एक साथ तभी बैठती है जब उनके बीच कोई असहमति होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है और जो संयुक्त अधिवेशन होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की स्थिति कब कब बनती है? वह स्थिति है पहला, जब एक विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया गया हो और दूसरा सदन उसे खारिज कर दिया हो, उसमें संशोधन कर दिया हो, या फिर दूसरा सदन में 6 माह से अधिक समय बीत गया हो, वह लंबित हो, या फिर जब राज्य सभा द्वारा उसमें संशोधन कर दिया गया हो और लोकसभा उससे सहमत ना हो। एक चीज और आप जाने कि यह सामान्य विधेयकों के संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, किंतु धन विधेयकों के मामलों में ऐसा नहीं है। प्रश्न संख्या 19 है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं 16, 18, 22, 24, तो यहाँ पर
22, यानी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत की राजभाषा जो है वह हिंदी होगी और उसकी लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी। राज्यों के बारे में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी राजभाषा को हिंदी या फिर वहाँ बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा घोषित कर सकता है, किंतु अंग्रेजी वहाँ तब तक चलती रहेगी जब तक वह राज्य ऐसा नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की जो भाषा है वह भाषा अंग्रेजी है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि यह तब तक चलती रहेगी जब तक संविधान द्वारा अन्यथा कोई प्रावधान नहीं कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है कि किन दो भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषा के रूप में नहीं होता है। यानी भारतीय जो भूभाग है, कौन सा क्षेत्र ऐसा है, इसमें कौन सी भाषा ऐसी है कि यह भाषा उस क्षेत्र में नहीं बोलती, भारतीय क्षेत्र में नहीं बोल जाती है। सिंधी और संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, तमिल और कश्मीरी। तो आप यहाँ देखिए कि तमिल और कश्मीरी ये राजभाषाएं हैं, पंजाबी यह राजभाषा है, उर्दू एक राज्य की उपराजभाषा है। यहाँ पर सिंधी जो है यहाँ नहीं है। अंग्रेजी भी जो है एक राज्य की, मेघालय और नागालैंड की ये राजभाषा है। यहाँ पर सिंधी और यहाँ पर संस्कृत, तो सिंधी और संस्कृत, यहाँ पर अंग्रेजी तो सही हो जाता है, यहाँ पर पंजाबी सही है, तमिल कश्मीरी है। अब इसमें जो है सिंधी और संस्कृत ये है बचते हैं, यही जो है इसमें ऑप्शन सही है। संस्कृत यद्यपि जो है उपराज्य भाषा के रूप में कहाँ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड में द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया है, किंतु इस ऑप्शन के हिसाब से उत्तर यही सही होगा। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें पहला असम है। असम में असमिया बोला जाता है, बंगाली बंगाल में, गुजराती गुजरात, हिंदी उत्तर प्रदेश, कन्नड़ कर्नाटक, कश्मीरी कश्मीर, कोंकणी गोवा, मणिपुरी मणिपुर, मराठी महाराष्ट्र, नेपाली सिक्किम, उड़िया उड़ीसा, पंजाबी पंजाब। संस्कृत यह किसी क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, सिंधी यह भी नहीं है, तमिलनाडु में तमिल, तेलुगु आंध्र प्रदेश, उर्दू और बोडो, संथाली झारखंड, मैथिली बिहार और डोंगरी, ये जो भाषाएं हैं 22, ये भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में है। मेघालय और नागालैंड में उपभाषा के राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को अपनाया गया है। सिंधी किसी क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। इस तरह से आपने वर्ष 2004 में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।